नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। इस वीडियो में दोस्त हम सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले। इससे पहले फर्स्ट पार्ट आ चुकी है जिसके अंदर हम सेकंड चैप्टर यानी सोवियत संघ का विघटन के कारण क्या थे और उसका परिणाम क्या निकले ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देख लेना। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले शॉक थेरेपी के आर्थिक परिणाम यानी कि इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस क्या निकले, यानी कि ये शॉक थेरेपी का मतलब क्या होता है। एंड हम रिलेशंस की भी बात करेंगे, रसिया और इंडिया के बीच रिलेशंस क्या है, एंड कम्युनिस्ट का इम्पैक्ट पड़ा इंडिया के ऊपर डिसइंटीग्रेशन का। बहुत ज़रूरी आपके लिए वीडियो है अगर क्लास 12 के अंदर है। अगर आप थर्ड ईयर में हो तो इंटरनेशनल रिलेशन में दोस्त आपको ये पढ़ना होता है, तो आईआर के पर्पज़ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्त कम्युनिस्ट की खात्मा के बाद। एक चीज़ आपको ध्यान रखना दोस्त, जैसे ही कम्युनिस्ट शासन खत्म हुआ सोवियत संघ से 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया, फॉल हो गया, पतन हो गया, जिसके बाद से कम्युनिस्ट जो विचारधारा है, ये कम्युनिज्म के जो आइडियोलॉजी है, ये टूटनी, ये बटनी, ये खत्म होनी स्टार्ट होती चली गई। और जैसे ये कम्युनिस्ट शासन खत्म हो रही थी, धीरे धीरे करके क्या हो रहा था दोस्त, सोवियत संघ के अंदर, सोवियत यूनियन के अंदर क्या हो रहा था, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस आ रही थी। और इस पॉलिटिकल इकोनॉमिक चेंजेस में यानी कि पहले क्या था, सोवियत संघ के अंदर सब कुछ सरकार के हाथ में, चाहे बैंक हो या इंडस्ट्री हो या सभी कृषि हो, कृषि के फॉर्म यानी कि एग्रीकल्चर, ये सब सरकार के कंट्रोल में था, जिसको हम समाजवादी व्यवस्था यानी कि सोशलिज्म के नाम से जानते थे, पहली कंडीशन। लेकिन जैसे सोवियत संघ का विघटन हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो इसके बाद अब जो सरकार के हाथ में था, चाहे वो बैंक इंडस्ट्री हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का सिस्टम हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, सभी चीज़ जो भी सरकार के हाथ में था, अब उन सभी को प्राइवेट हाथ में देने स्टार्ट हो गए। यानी कि अब निजी लोगों के, मेरे और आपके जैसे लोग अब उन सभी लोगों पे कंट्रोल, यानी कि अब उन सभी चीज़ों पे कंट्रोल कर रहे हैं जो अब पहले तक सरकार के हाथों में हुआ करती थी। तो आम लोगों यानी कि जो बिजनेसमैन है वो ले सकते हैं प्राइवेट सेक्टर, यानी कि अब क्या आ गया, अब दोस्तों प्राइवेट सेक्टर आ गया। अब निजी हाथों के अंदर अब इंडस्ट्री पे, बैंक पे, एग्रीकल्चर पे अधिकार हो गया। तो इसी सिस्टम को अब सोशलिज्म से ना कहकर अब क्या, कैपिटलिज्म यानी कि जो अमेरिका की आइडियोलॉजी हुआ करती थी, पूंजीवादी सिस्टम के नाम से जाना गया। तो ये जो भारी उथल पुथल किया गया यानी कि सोशलिज्म, समाजवाद से सीधे अचानक से किस पे, पूंजीवाद पे आना, तो ये काफी उथल पुथल का टाइम पीरियड था, उथल पुथल हुआ, इसलिए इसको शॉक थेरेपी का नाम दे दिया गया। शॉक थेरेपी का मतलब देख, तो पहले झटका देते हैं, झटका, उसके बाद उपचार करते हैं। शॉक थेरेपी का होता है, पहले डॉक्टर क्या करता है, मरीज को झटका देता है, दिमाग झटका देता है, फिर उसका इलाज करता है। शॉक थेरेपी, कौन सी थेरेपी, शॉक थेरेपी। जैसे इस समय ही मरीज को काफी झटका लगता है, वैसे ही सोवियत संघ के विघटन के बाद 1991 में ही क्या हुआ, सोवियत संघ को काफी झटका लगा, और इस झटके के उपचार करने के लिए उसने क्या किया, जो सरकार के कंट्रोल में था अब उसको प्राइवेट कंट्रोल में देना स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से ही ये काफी उथल पुथल का, ये आर्थिक उथल पुथल का है ना, महामारी काया पलट की जा रही थी। ये जो इतनी बड़ी काया पलट की जा रही थी, ये उथल पुथल हो रही थी, इसी वजह से इसको शॉक थेरेपी का नाम दिया गया। शॉक थेरेपी का ये जो वर्ड है, इसका मतलब होता है आघात पहुंचाकर, चोट पहुंचाकर रोगी का इलाज करना, चोट मारकर इलाज करना या आघात पहुंचाकर इलाज करना, है ना। टू ट्रीट द पेशेंट बाई इन्फ्लिक्ट, क्या करना है, इन्फ्लिक्टिंग ट्रॉमा, मतलब कि दोस्तों, मतलब कि थेरेपी एक तरफ से जब हम बोलते नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले ये कि सोवियत संघ का विघटन हुआ सोशलिज्म से। अब तमाम जो सोवियत संघ के, जो आप पता है आपको कि 12 स्टेट मिलके अलग हो गए, 3 लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, ये 3 अलग हो गए, एक ही अब बना जो सेंटर में था वो रसिया। यानी कि अब सिस्टम क्या होते जा रहा है, सोशलिज्म के जगह प्राइवेट सेक्टर आनी स्टार्ट हो गई है। लेकिन दोस्त एग्जाम्स में या क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो होता है कि शॉक थेरेपी के परिणाम, आउटकम क्या निकल कर आए, है ना, इसके मेन जो कॉन्सिक्वेंसेस थे यानी कि परिणाम थे वो क्या क्या थे, अब इस पर बात करेंगे हम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शॉक थेरेपी के आर्थिक परिणाम की बात करेंगे। कौन से परिणाम, इकोनॉमिक आउटकम या इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस की हम बात करते हैं। चलिए, तो इसका इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस को क्या निकला, आर्थिक संकट के रूप में जाना जाता है। आर्थिक संकट आ गया सोवियत संघ के अंदर। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ तो आर्थिक संकट आ गया। अब ऐसा संकट क्यों आया, अभी तक दोस्तों सभी जो एग्रीकल्चर है उसके ऊपर सामूहिक यानी कि कोलेक्टिव राइट्स हुआ करता था, किसी एक का अधिकार नहीं है। मान लो कोई भी एक एग्रीकल्चर फार्म है या कोई भी एक इंडस्ट्री है या कोई भी एक लैंड है, तो इस सभी के ऊपर कोई एक व्यक्ति का, एक पर्सन का राइट नहीं होगा, सभी का होगा। सभी का मतलब गवर्नमेंट का अधिकार है,
तो समझ लो सबका अधिकार है, इसलिए वहां पे गवर्नमेंट कंट्रोल था। अब इसी सिस्टम को जब सभी का अधिकार था, अब एक सभी के अधिकार से ये सिंगल इंडस्ट्री पे आ गया। यानी कि जब सभी का अधिकार था तो हमने इसको सोशलिज्म का नाम दिया, सोशलिज्म का नाम दिया, समाजवाद का नाम दिया। जब सामूहिक कृषि फर्म हुआ करती थी, कोलेक्टिव एग्रीकल्चर फर्म हुआ करती थी, अब इसके जगह पे प्राइवेट सेक्टर आ गई। प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या होता है, एक सिंगल बंदा एक किसी भी इंडस्ट्री का मालिक बन सकता है। अंबानी अंडानी जैसे जैसे इंडिया में पैदा हो गए, वैसे वहाँ पे कौन, सोवियत यूनियन में पैदा हो गए। कैसे, इस समय दोस्त बोरिस येल्सिन हुआ करते थे यहाँ के राष्ट्रपति। जैसे ही 1991 में मिखाइल गोर्बाचेव ने इस्तीफा दिया, 25 दिसंबर 1991 को बोरिस येल्सिन रशिया के राष्ट्रपति बन गए। अब हुआ क्या, इनके सामने चुनौती थी भाई, प्राइवेट सेक्टर में करना ही था। तो बोरिस येल्सिन ने खुद और कुछ और भी उच्च अधिकारियों ने और इनके ही सगे संबंधियों ने तमाम जो भी इंडस्ट्री है, बैंक है, इन सभी को औने पौने दाम में मिट्टी के मोल है, कूड़े के भाव में, मिट्टी के मोल में दोस्तों खरीद लिया। और इतने ही सस्ते दाम पे बिकने के कारण, यानी कि दोस्तों इंडस्ट्री वगैरह बहुत सस्ते दाम पे बिकी, मैंने बताया कूड़े के दाम पे मिट्टी के मोल पे खरीद लिया। तो इतने ही सस्ते दाम पे बिकने के कारण इसको इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल के नाम से जाना जाता है। इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि दोस्त जो भी इंडस्ट्री, बैंक्स वगैरह जो भी खरीदे गए सरकार के हाथों से, यानी कि जो सरकारी कंट्रोल हुआ करता था, उसको प्राइवेट सेक्टर में लोग खरीदे जा रहे हैं। बोरिस येल्सिन ने खुद खरीदा, अपने और रिलेटिव्स को भी खरीदवाया, खरीद लो भाई सब मिलकर, बैंक इंडस्ट्री सब अधिकार हो जाएगा। तो ये औने पौने दाम में खरीद लिए गए। इसी को इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल के नाम से जाना जाता है। 1 मार्क्स में दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बात करते हैं सेकंड परिणाम, ये निकला दोस्तों मुद्रास्फीति हो गई। मुद्रास्फीति का मतलब होता है इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई बढ़ जाना, देश में बेरोजगारी आ रही थी, लोगों के पास पैसा नहीं था, भूखमरी छा रही थी। ऐसा क्यों हुआ, सोवियत संघ विघटन के बाद अचानक से ही दोस्त दिक्कत ये आ गई थी कि देखो, अब एक चीज समझना, एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ आपको। जिस कंट्री में सोशलिज्म है, सब कुछ सरकार के हाथ में है, गवर्नमेंट सब कुछ डिसाइड करते हैं कितना प्रोडक्शन होना है, कितना प्रोडक्शन नहीं होना है, कहाँ पे इंडस्ट्री खुलेगी, कौन सी इंडस्ट्री नहीं खुलेगी, ये सब के सब गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ना कि प्राइवेट सेक्टर के लोग डिसाइड करते हैं। अब जब प्राइवेट सेक्टर है ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर यानी कि एक इंडिविजुअल पर्सन, बिजनेसमैन के नाम का कोई भी एक बंदा तक नहीं है। अब अचानक से सोशलिज्म से प्राइवेट सेक्टर में आएंगे, और दोस्तों प्राइवेट सेक्टर में जो बंदे आए हैं, जिनके पास इंडस्ट्री है, जो नए नए अभी बिजनेसमैन बनने जा रहे हैं, अब उनको क्या पता कि दोस्त कि हम किस तरीके से हम इस सिस्टम को मैनेज करेंगे। यानी कि मैनेजरियल जो स्किल है ये उनके पास नहीं थी, इसलिए सिस्टम जो था इंडस्ट्रियलाइजेशन का या इंडस्ट्री का या बैंक जो प्राइवेट सेक्टर में आया, ये उन्होंने सही से चला या सही से संभाल नहीं पाए, क्योंकि सोशलिज्म था। अब तक उनको सिखाया तो गया नहीं कि बिजनेस का भाई बी क्या होता है, अब उनको ये पता नहीं दोस्त। इस तरह के सिस्टम चरमरा गया, बिगड़ गया हालत, और क्या होने लग गई दोस्त, हालत जब बिगड़ गई तो इस रसिया की जो करेंसी थी, जिसको रूबल कहा जाता था, उसका डेप्रिसिएशन होने लग गया। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? उसकी मूल्य घटने लग गई, उसकी वैल्यू घटने लग गई, है ना। अब जो हरासमान होने लग गया उसका, जब वैल्यू घटने लग गई तो भाई दिक्कत ये आ गया, अब भूख पेट तो हो ना भाई हमारे पास, तो खाना कहाँ से खाएंगे, खाना खाने के लिए कर्जा लेना पड़ेगा। और हुआ ये कि 1992 से लेकर 2000 तक रसिया ने लगभग विदेशी कंट्रियों से 160 अरब डॉलर का कर्जा ले लिया। 160 अरब डॉलर का कर्जा ले लिया। अब क्या करना पड़ता भाई, कर्जा तो लेना ही पड़ेगा, पेट भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भूख से, गरीबी से, बीमारी से लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। धरने प्रदर्शन करेंगे तो सरकार के ऊपर दबाव बढ़ेगा ना यार, जब बढ़ेगा तो पेट तो भरने के लिए कर्जा लेना पड़ेगा ना। रसिया की ऐसी की तैसी हो गई, इसलिए इन्फ्लेशन बहुत बड़ा इसका परिणाम निकल कर आया शॉक थेरेपी का। ठीक है, चलिए। एंड नेक्स्ट जो आउटकम निकल कर आया वो क्या था? सामरिक सुरक्षा का बिखर जाना। यानी कि आपको पता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कि रसिया एकमात्र ऐसा, यूएसएसआर एकमात्र ऐसा कंट्री था पूरे वर्ल्ड के अंदर जिसने अपने लोगों को राइट टू वर्क दे रखा था। राइट टू वर्क का मतलब होता है कि बच्चा जैसे पैदा होगा, काम करने लायक होगा, उन सभी को सरकारी नौकरी मिल जाएगी। पहली बात, कोई भी बूढ़े में या बीमारी में, बुढ़ापे में पेंशन देंगे, और गरीब को बीमारी में फ्री में एजुकेशन, फ्री में हेल्थ सर्विस यानी कि डॉक्टर फ्री में देखेगा, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। अब भाई रसिया यानी कि यूएसएसआर इतना, अब ऐसा था नहीं कि अमेरिका से भी भाई ये ताकतवर था, हाँ टक्कर में था, लेकिन ताकतवर नहीं था मेरे दोस्त। इसके बावजूद भी इसने अपने देशों के लोगों को ये सारे सिस्टम दे रखे थे। अब भाई जितना चादर उतना ही ना पैर पसार हो गए, है ना। अब इसने ज़्यादा पैर पसार लिया, अब इससे फट गया, और दिक्कत ये हुआ एंड में जाके कि
वहाँ पे जो पैसे वाले थे, अमीर गरीब तो बन ही चुके थे सोवियत संघ के विघटन के बाद। सोवियत संघ इनको झेल नहीं पाया। अब भाई जिनको अब मिलेगा नहीं पेंशन, पैसा नहीं मिलेगा, लोगों में तो हाहाकार मची जाएगा। तो जो सामाजिक सुरक्षा यानी जो सोशल सिक्योरिटी अब तक जो मिलते आ रही थी लोगों को, बुढ़ापे में गरीबों को, या राइट टू वर्क जो मिलती आ रही थी दोस्तों, उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया। सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन तो हुआ ही, साथ ही जिसका सोशल स्ट्रक्चर उसका भी डिसइंटीग्रेशन हो गया, वो भी टूट गया, बिखर गया। अब लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिल रही जो अब तक सरकार उनको दे रही थी, जिसकी वजह से प्रदर्शन, दंगे फसाद होने स्टार्ट हो गए। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, आर्थिक विषमताएं होनी स्टार्ट हो गई। क्यों? जैसे ही सरकार ने, गवर्नमेंट ने बेचने का ऐलान किया कि हम सभी इंडस्ट्री को प्राइवेट में बेच डालेंगे, सबके ऊपर प्राइवेट का राइट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हुआ ये कि दोस्त अब पैसे वाला, जिनके पास देखो पैसे से पैसा बनता है ये हम सब जानते हैं, तो जो पैसे वाला था दोस्तों वो तो अमीर बन गया इंडस्ट्री ले लेकर, है ना। अब जिसके पास इंडस्ट्री है वो वर्कर से काम करवा रहा है। अब जो वर्कर, देखो एक मजदूर, मिस्त्री ही एक ऐसा इंसान होता है जो दुनिया में बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, मेहनत करने वाला इंसान कभी भी अमीर नहीं बन सकता। अमीर वही बनता है जो मेहनत के साथ साथ अपनी इस चतुरता को लगाता है। चतुरता मतलब अपनी तेज बुद्धि को लगाता है। तो मेहनत और बुद्धि सही डायरेक्शन में होना चाहिए, वरना मेहनत तो करते जा रहे हैं और पैसा नहीं मिल रहा, अमीर नहीं बन पा रहे। तो मेहनत का डायरेक्शन चेंज करो, ये नहीं आलस बन जाओ, लेकिन मेहनत का डायरेक्शन चेंज करो। अमीर हर इंसान बन सकता है। लेकिन दोस्त हुआ ये कि जो अमीर बन गया रसिया के अंदर, जो बेचारा गरीब रह गया, अब शोषण बढ़ने स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से रसिया के अंदर जो नेक्स्ट जो यानी कि जो इसका आउटकम निकल कर आया वो क्या आया, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ना स्टार्ट हो गया, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हो गए। यहाँ पे हुआ क्या दोस्त, अमीर हो गए, यानी कि जो सरकार की जो इंडस्ट्री को खरीदने में सक्षम थे, जो कैपेबल थे, उन्होंने खरीद लिया। जो बेचारे गरीब थे वो गरीब ही रह गए। तो इस तरीके से अमीर और गरीब का ये फासला बढ़ गया, क्योंकि इससे जब सोशलिज्म था तो सब कुछ सरकार के हाथ में थी। तो सरकार के जब हाथ में थी तो कोई भी इंडस्ट्री था नहीं वहाँ पे जो प्राइवेट के हाथ में हो, इसलिए सबके सब इक्वल थे। अब जैसे कि जब हम स्कूल जाते हैं दोस्त, हम सबका यूनिफॉर्म एक जैसा होता है। हम कोई गरीब ना अमीर, ना कोई धर्म ना जाति, हम कुछ भी नहीं दिखता वहाँ पे, ऐसे ही होता है, हम सबका यूनिफॉर्म एक ही है। वैसे ही सेम सोशलिज्म में भी था, सब कुछ सरकार के हाथ में है, तो ना कोई गरीब है, ना कोई अमीर है, ना किसी जाति बाती, ये सब कुछ नहीं दिख रहा है ना, सबके सब इक्वल है। लेकिन जैसे प्राइवेट सेक्टर हुआ तो जो पैसे वाला था उसने सब इंडस्ट्री खरीद लिया, जो पैसे वाला नहीं था उसने इंडस्ट्री नहीं खरीद पाया, वो गरीब रह गया। अब सोवियत संघ का जो नेक्स्ट परिणाम निकला वो क्या था, शॉक थेरेपी का, अमीर और गरीब में फासला बढ़ गया। क्या हुआ, फासला बढ़ गया। तो जो गरीब रह गया वो गरीब रह गया दोस्तों, जो अमीर है वो अमीर हो गया। ठीक है, लेकिन दोस्त ये चीज़ ध्यान रखना कि अमीर कुछ ही लोग बने, गरीब बहुत ज़्यादा लोग बने और इन गरीबों का शोषण स्टार्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं शॉक थेरेपी के राजनीतिक परिणाम क्या निकले। शॉक थेरेपी के राजनीतिक परिणाम के अंदर काफ़ी भयंकर परिणाम हुआ। सोवियत संघ के ही और भी राज्यों जो सोवियत संघ से अलग हुए, है ना, जैसे इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ तो इसमें भी काफ़ी उथल पुथल दिखा, काया पलट हो गई थी। देखो पहले आपको मैं ये बता दूं कि जब भी कोई भी नया कंट्री बनता है तो जो भी उसमें डेमोक्रेटिक रूप से जो भी इंस्टीट्यूशन बनती है, संस्थाएं बनती है, संस्थाओं का विकास होता है जो देश को चला सके, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो या लेजिस्लेचर हो। जिस तरीके जैसे हम लोकसभा राज्यसभा की बात करते हैं ना, तो जिस तरीके से जो भी संस्थाएं बनती है वो अचानक थोड़ी, मान लो कि आज कंट्री अलग हुआ और कल सारी संस्थाएं बन जाए, ऐसा तो हो नहीं पाएगा भाई। हमको भी 200 साल तक अंग्रेजों ने गुलाम बना के रखा, तो हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही अपने अडॉप्ट किया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के सिस्टम पार्लियामेंट्री सिस्टम थी, 200 साल तक गुलाम रहने के बजाय गुलाम थे हम। तो हम ये चीज़ सीख गए थे कि संसदीय शासन व्यवस्था जो इंग्लैंड वालों की है, हम इसका अच्छा अनुभव हो गया था, इसलिए हमने अमेरिका के सिस्टम जो कि प्रेसिडेंशियल रूल है, हमने इसको अडॉप्ट नहीं किया। हमने अमेरिका की बजाय जो इंग्लैंड की सिस्टम है पार्लियामेंट्री सिस्टम, हमने इसको ही अडॉप्ट किया। क्यों? क्योंकि अब हमें इसका अच्छा खासा अनुभव हो चुका था। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से हमें 200 साल 250 साल का जो एक्सपीरियंस था हमने उसको इम्प्लीमेंट किया, यही हुआ और हमारे देश साथ तक चल रहा है पार्लियामेंट्री सिस्टम के तहत। लेकिन उस समय भाई सोवियत संघ से लोग जो अलग हुए, यानी कि जो देश अलग हुए, राज्य मिलकर जब वो नए नए देश बन गए, जैसे कि बात करते हैं दोस्तों हम उज्बेकिस्तान है, या आप तजाकिस्तान देख लो, तुर्कमेनिस्तान देख लो, कजाकिस्तान देख लो। बात हम सिर्फ रसिया के ही करें तो वहाँ पे जो संस्थाओं या इन सभी कंट्री में जो संस्थाओं का विकास हो रहा है दोस्त, वो अचानक हो रहा है। रातों रात संस्थाएं बनाई जा रही हैं, रातों रात संविधान लिखे जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लिखे जा रहे हैं। अब इस सिस्टम के तहत दिक्कत ये हुआ कि राष्ट्रपति यानी कि जो प्रेसिडेंट है
प्रेसिडेंट को सारी शक्तियाँ सौंप दी गई, प्रेसिडेंट पावरफुल बन गया। उसने बोला कि नहीं, पावरफुल हम ही होंगे, पर संविधान तो हम ही बना रहे हैं, और तमाम कंट्रीज़ के अंदर प्रेसिडेंट को पावरफुल बना दिया गया और दंगे फसाद होने स्टार्ट हो गए, तानाशाही बन गए थे एक एक करके। तमाम, चाहे उज्बेकिस्तान की बात करो, तजाकिस्तान की, है ना, एंड जो तुर्कमेनिस्तान की, सब कंट्री में यही हुआ। अगर मैं आपको रशिया की बात बताऊं तो 1993 में हालात इतनी ज़्यादा बिगड़ गए क्योंकि बोरिस येल्सिन की जो लोकप्रियता थी अब वो घटनी स्टार्ट हो गई। इनकी जो प्रसिद्धि थी अब घट रही है, लोगों में नाराज़गी छा रही है क्योंकि कुछ कर नहीं रही देश के लिए, बेरोजगारी भी हमारी ऐसे छाई जा रही है। दोस्त आगे चल के इन्होंने धमकी दी कि जो काउंसिल ऑफ पीपल्स क्या डिप्यूटीज़ हैं, यानी कि दोस्त वहाँ पे संसद को कहा जाता है ये CPD, तो इन्होंने इसको धमकी दी मैं भंग कर दूंगा। और आगे चल के हुआ ये कि इन्होंने बोरिस येल्सिन ने रशिया में स्टेट इमरजेंसी घोषित कर दी 1993 के अंदर। तो हालत इतनी बिगड़ गई थी कि इमरजेंसी डिक्लेरेशन करना पड़ा, तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी यार, और इस वजह से प्रदर्शन वगैरह बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे। अगर हम और बात करें तो 1994 के अंदर रूस का ही दोस्त, यानी कि सोवियत संघ का ही एक गणराज्य हुआ करता, एक रिपब्लिक स्टेट हुआ करता था जिसका नाम था चेचन्या। अब इस चेचन्या के अंदर क्या था, मुस्लिम उग्रपंथी कुछ आतंकवादी थे और इन आतंकवादियों को दबाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा क्योंकि ये आतंकवादी अपना आतंक फैलाए जा रहे थे। ये सोवियत संघ के ही एक गणराज्य हुआ करते थे। तो चेचन्या का संघर्ष चालू हो गया जो कि कुल 11 सालों तक चला। ऐसे ही दोस्तों 1995 के अंदर जब इलेक्शन हुआ तो इस इलेक्शन के अंदर कुल 450 सीटों के लिए 43 पार्टियों ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया रशिया के अंदर, जिसमें से कम्युनिस्ट पार्टी को 157 सीटें मिली, सबसे ज़्यादा सीटें थी भाई उस समय भी। फिर भी लेकिन दोस्त बोरिस येल्सिन ही फिर से वहाँ के राष्ट्रपति बन गए, रशिया के राष्ट्रपति। लेकिन 31 दिसंबर 1999 को, कब, 31 दिसंबर 1999 को, 1999 को बोरिस येल्सिन की हालत थोड़ी ख़राब हो गई थी, हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो दिसंबर को इन्होंने इस्तीफा दिया, भाई देखो लास्ट है क्रिसमस की ईद पे इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब दिक्कत ये थी कि अब भाई रशिया के राष्ट्रपति कौन बने, रशिया के राष्ट्रपति बन गए व्लादिमीर पुतिन। जब व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति बने तो ये मतलब कि इलेक्शन नहीं हुआ था अभी दिसंबर में जब ये बने थे, इलेक्शन दोस्तों मार्च में जाके हुआ, मार्च में, है ना। तो जब मार्च में जाके इलेक्शन हुआ तो जाके ये इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने वहाँ पे, लेकिन ये लगभग जब इलेक्शन नहीं, मार्च से पहले 2-3 महीने तक ये वहाँ के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति जब बने भाई तो ये KGB के चीफ रह चुके हैं। क्यों दोस्तों, KGB के, KGB वहाँ की इंटेलिजेंस ब्यूरो है, वहाँ की खुफिया एजेंसी है। कहाँ की खुफिया एजेंसी है तो KGB बड़ी खतरनाक रशिया की क्या है, खुफिया एजेंसी है। ये उसके चीफ रह चुके हैं। इनको ये पता था कि कहाँ पे कौन सी समस्याएं हैं और उसको कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए। अब दोस्त इसी वजह से इन्होंने जो कम टाइम में जो इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया, जिसकी वजह से लोगों के दिलों में इन्होंने राज करना स्टार्ट कर दिया। लोग उनको मानने लगे, नहीं व्लादिमीर पुतिन बहुत अच्छा इंसान है, देश का कल्याण करेगा, इनकी वाहवाही होनी स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से दोस्त इन्होंने अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि जो अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई थी उसको फिर से पटरी पे लेकर आ गए ताकि ट्रेन तगड़े से भाग सके, बेरोजगारी खत्म हो सके, रोजगार आ सके, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, देश से जो मुद्रा का जो डेप्रिसिएशन हुआ था रूबल का उसका फिर से है वो बढ़े, उसकी वैल्यू बढ़े। साथ ही जो पर कैपिटा इनकम देशों में रशिया के अंदर लोगों का कम हो पड़ा है उसको बढ़ाने पर दोस्तों इन्होंने बात किया। एंड सबसे बड़ी बात इनकी ये थी कि जो चेचन्या में जो घरेलू चल रहा था 1994 में जो स्टार्ट हुआ चेचन्या में, जो आतंकवादियों का उग्रपंथी जो घरेलू चल रहा था सिविल वॉर, और आतंकवादियों का जो ये दबदबा और अटैक होने स्टार्ट हो गए, उसको इन्होंने रोकने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने जो चेचन्या में बम फेंक दिया, अब कहो साले शांत हो, और शांत करवा दिया उसको। इसकी वजह से भी रशिया के लोगों ने इनको भगवान समझ लिया, नहीं भाई हैं ये टकला हमारा उद्धार कर देगा, ये टकला ही हमारे देश की इकोनॉमी को सुधार सकता है। कई को शादी कर लिया, कई को बच्चा कर रखा है भाई। आज तक ये रशिया के, यानी कि 2000 में, सन 2000 में दोस्तों ये राष्ट्रपति बने रशिया के, और ये आज तक रशिया के राष्ट्रपति हैं। 2033 तक ये राष्ट्रपति रहेंगे, ऐसा इन्होंने बिल कानून पास कर लिया है। चलिए दोस्तों, तो अर्थव्यवस्था को फिर से रिवाइव किया गया, और अर्थव्यवस्था को रिवाइव करने के लिए रशिया की जो नेचुरल रिसोर्सेज है इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। जैसे कि तेल हो गया, सोने हो गया, प्लेटिनियम हो गया, तांबा हो गया, तेल हो गया, गैस उद्योग, गैस इंडस्ट्री हो गई, ये सब दोस्तों रशिया को बहुत आगे लेके गया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से देखा जाए तो इनकी देखो लोकप्रियता भी ज़्यादा थी, क्योंकि जब इलेक्शन हुए मार्च के महीने में तो कम्युनिस्ट पार्टी को सिर्फ 30% वोट मिले, इनको 57% वोट मिला, जिसकी वजह से तो इनकी लोकप्रियता लोगों में देखने को मिली भी।
बात करते हैं चेचन्या और अन्य प्रदेशों में जो संघर्ष चल रही थी उसकी कंडीशन क्या थी। आपको मैंने बताया दोस्त, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी चेचन्या वो काफ़ी महामारी थी, क्योंकि आतंकवादी रूप ले लिया था इन चेचन्या वालों ने। यहाँ पे एक चेचन्या जो रसिया का ही दोस्तों पार्ट है, ऐसे तो ये सोवियत संघ के ही हुआ करता था। ईस्ट यूरोपियन के जो कंट्री हैं उनमें भी ऐसा ही कम्युनिस्ट को लेकर और काफ़ी पृथकवादी है ना, यानी कि अलग होने के लिए भी आंदोलन चल रहे थे, गृहयुद्ध चल रहे थे। लेकिन दोस्त अगर मैं बात करूं चेचन्या की, तो 1994 के अंदर यहाँ पे उग्रवादी कुछ इस्लामिक कट्टरपंथियों ने, ये कह सकते हो आतंकवादियों ने क्या किया, लोगों पे दोस्तों अटैक करने स्टार्ट कर दिया। आतंकवादियों ने अपना आतंक फैला दिया, जिसको बंद करने के लिए, ख़त्म करने के लिए व्लादिमीर पुतिन ने दोस्त आगे चल के ही, यानी कि 1994 से स्टार्ट हुआ था ये तो, लेकिन आगे चलकर जब चेचन्या में बम दागे गए, बम फेंके गए, तो चेचन्या को शांत किया गया। वैसे ही दोस्त दूसरी घटना है 1999 की, क्योंकि चेचन्या के बाद दागिस्तान में भी सेम यही घटना हुई, जब दागिस्तान के अंदर क्या हुआ है, आतंकवादी संगठन खड़े हो गए। दागिस्तान में दोस्तों अलग होने की मांग कर रहा था और यहाँ पे भी सेम वही दंगे फसाद दोस्तों होने स्टार्ट हुए थे, जिसको लेकर जब यहाँ पे दंगे फसाद होने स्टार्ट हुए तो दागिस्तान को 1999 में फिर से यहाँ पे अटैक करके इसको शांत किया गया। और रसिया ने किसको, चेचन्या और दागिस्तान दोनों के कॉन्फ्लिक्ट को शांत करवाने में अपनी भूमिका निभाई। क्योंकि दोस्तों चेचन्या का संघर्ष कोई आज का नहीं था, चेचन्या का संघर्ष काफ़ी पुराना था, क्योंकि क्रुश्चेव और स्टोलिन ने भी इसको ठीक करने की कोशिश करी थी। चेचन्या का जो उग्रवादी संगठन है या जो आतंकवादी जो फलाने काम करते हैं, तब जाके इस पर बम फेंकने का काम किया गया, ठीक है। फिर भी चेचन्या और दागिस्तान के मुद्दे को शांत कर लिया गया। इसके बाद भी और काफ़ी ऐसे स्टेट मिले, जैसे कि हो गया आपका किर्गिस्तान हो गया, है ना, तो तजाकिस्तान हो गया। यहाँ पे भी पृथकवादी आंदोलन चल रहे थे और काफ़ी दोस्तों ऐसे आंदोलन चल रहे थे जहाँ से बहुत दिक्कत आ सकती थी, और इन्होंने वैसे घटना स्टार्ट कर दी। अगर दोस्तों तजाकिस्तान की बात करूँ तो 1990 के अंदर ये सोवियत संघ से अलग हो चुका था, इसने डिक्लेयर कर लिया था, और 1997 के अंदर एक ट्रीटी करी इसने, और इस ट्रीटी के तहत क्या हुआ, ये सोवियत संघ से अलग हो गया और इसने अपनी खुद की सरकार बनानी स्टार्ट करी। लेकिन दंगे फसाद, गृहयुद्ध यहाँ पे भी रुका नहीं। तो इन सभी देशों में भी वही सिस्टम था। देखो सोवियत संघ से जो नए नए आज़ाद होकर अलग हो रहे हैं, उनके पास अपनी कोई सिस्टम नहीं थी, जिस वजह से वहाँ पे गृहयुद्ध होना स्टार्ट हो गया। लोगों में नाराजगी ज़्यादा थी, भाई अपने देश की सही सिस्टम चलाओ। अगर दोस्तों बात करें ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ की, वहाँ की भी हालत ख़राब थी। अगर मैं आपको बताऊँ स्टार्टिंग से ही दोस्त, तो सबसे पहले बात करते हैं हम चेकोस्लोवाकिया की। यहाँ की हालत बहुत ख़राब थी, क्योंकि 1989 के अंदर ये सोवियत संघ से अलग हो गया था। सोवियत संघ से अलग होने के बाद चेकोस्लोवाकिया के अंदर भी लोग काफ़ी नाराज, देश के खिलाफ, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, विरोध हो रहा था। अब सरकार और नाराज, भाई करे तो करे क्या। और समाधान सॉल्यूशन ये हुआ कि 1990 के अंदर चेकोस्लोवाकिया जो अलग हुआ था, इसको दो पार्ट्स में बांट दिया गया। दो पार्ट्स कौन कौन से, चेक और स्लोवाकिया। चेक फेडरेशन भी कहा जाता था इसको, चेक स्लो फेडरेशन भी कहते थे। तो सिंपल आप चेक और स्लोवाकिया दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, और 1990 के अंदर नाम चेंज कर दिया गया। चेक को चेक रिपब्लिक कहा गया और जो दूसरा पार्ट था उसको स्लोवाकिया कहा गया। तो अब चेकोस्लोवाकिया को दो नामों से जाना जाता है, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया। ऐसे ही एक सेम कंडीशन यूगोस्लाविया के ऊपर आई। याद करो यूगोस्लाविया कौन है भाई, है नाम सुना है ना, नो एलाइज मूवमेंट, लास्ट वीडियो में देखा होगा आपने। फर्स्ट चैप्टर आपको मैंने बताया था कि जब गुट देशों की स्थापना हुई थी, यूगोस्लाविया उसका संस्थापक मेंबर था, ठीक है। जोसेफ ब्रास टिटो यहाँ के मेंबर थे, ठीक है। देखिए दोस्तों, यस यूगोस्लाविया, तो यूगोस्लाविया का मैटर बड़ा भयंकर हो गया था यार। अब हुआ ये कि दिक्कत यहाँ पे चल के ये हुई कि पांचों मेंबर, संस्थापक मेंबर में से था भाई यूगोस्लाविया भी, चाहे ये गमाल अब्दुल नासिर हो, चाहे मार्शल टिटो हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे घाना के है ना बामेन कुरमा हो, या डॉक्टर सुकुंडो इंडोनेशिया के। मैटर बहुत तगड़ा था हमारा, बहुत तगड़ा मैटर था। और स्टार्टिंग में होते हुए भी बस एक चीज़ था कि हमें यूनिटी बना के रखना है। लेकिन यूगोस्लाविया का मैटर ये हुआ दोस्तों कि 1990 में ये ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज से, भाई यहाँ पे भी कम्युनिस्ट तानाशाही हुआ करती थी, कम्युनिज्म की सरकार हुआ करती थी। तो कम्युनिस्ट शासन की ख़त्म हुई, तो दोस्तों वैसे ही यहाँ पे यूएनओ ने इसका अधिकारी छीन लिया। यानी कि ये यूएनओ का मेंबर हुआ करता था यूगोस्लाविया, यूएनओ का मेंबरशिप छीन लिया गया इससे। क्यों? क्योंकि भाई दंगे फसाद करने में लगा पड़ा था, चला ख़त्म करो। क्योंकि दोस्त यहाँ पे जातीय संघर्ष, मजहब, धर्म के आधार पर लोगों में लड़ाई, दंगे हो रहे थे, दिक्कत हो गई, यूएनओ ने मेंबरशिप छीन लिया इससे। 2003 के अंदर यूगोस्लाविया नामक कोई भी कंट्री नहीं थी दुनिया के मैप से, यूगोस्लाविया का नाम हटा दिया गया। अब यूगोस्लाविया नाम से कोई भी कंट्री ही नहीं है। हुआ ये कि दोस्त यूगोस्लाविया को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा। जो भाई जातीय संघर्ष धर्म के नाम पे तो होगा ही, तो हम जानते हैं भाई हिंदू मुस्लिम तो भारत में भी हुआ था 1947 में, बटाना कंट्री। सेम जो यूगोस्लाविया में हुआ तो वही हालत होगी,
कंट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कैसे? एक को कहा गया सर्बिया, आपने दोस्तों सर्बिया का नाम सुना होगा, है ना। एक को कहा गया सर्बिया और एक को कहा गया मोंटेनेग्रो। क्या कहा गया? मोंटेनेग्रो। ठीक है, तो सर्बिया और मोंटेनेग्रो में दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। कौन? यूगोस्लाविया। तो आज यूगोस्लाविया को सर्बिया और मोंटेनेग्रो के नाम से जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं, इस समय अगर हम समझें कि भारत और रूस, यानी कि रूस और पूर्वी साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंध क्या है, यानी कि रूस आज के करंट में आपको पता है, एंड जो 1991 से पहले कम्युनिस्ट कंट्री हुआ करते थे उन कंट्रियों के साथ भारत के रिलेशन कैसे हैं। ठीक है, इस पे बात करेंगे। देखो यार, हम शुरुआत से बात करें तो भारत के अगर हम 1947 में बात करें तो हमारी पॉलिसी स्टार्टिंग से ही थोड़ी, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू हो गए, एमन रॉय हो गए, ये सभी के सब कम्युनिस्ट विचारधारा से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। तभी जो हमारी जो पंचशील जो योजना थी, 5 ईयर प्लान, ये रसिया से ही बेस्ड थे। 1928 के अंदर सबसे पहले रसिया ने ही इसको इम्प्लीमेंट किया था, वहीं से अपने इसको अडॉप्ट किया। 1951 में सबसे पहले हमारी पंचवर्षीय अपने योजना इम्प्लीमेंट किया। तो ये तो दोस्तों है एक रीजन, लेकिन रसिया के अंदर भारत की जो भागीदारी है बहुत ज़्यादा है और रसिया और भारत के संबंध बहुत बेहतर रहे हैं स्टार्टिंग से ही। एक अच्छा मित्र वही होता है जो संकट में काम आए, और सोवियत संघ ने वो कर दिखाया था, वही संकट में काम आया था। हमारे जो संकट में काम आता है वो तो संकट मोचन हनुमान कहलाता है भाई। चलिए, यानी कि बहुत अच्छा दोस्त कहलाता है। अब हम पहले बात करते हैं रसिया, है ना, यानी कि भारत के साथ रसिया और जो फॉर्मर कम्युनिस्ट कंट्री थे, जो पहले के जो कम्युनिस्ट कंट्री थे, उनके साथ संबंध कैसे हैं। एक एक बात करते हैं। पहले हम आर्थिक संबंध, फाइनेंशियल रिलेशन या इकोनॉमिक रिलेशन कैसे थे, हम इसकी बात करेंगे। देखो दोस्तों, 1956 से लेकर 1961 तक जो भी इस्पात के कारखाने लगाए गए भारत के अंदर, लोहे के कारखाने जो लगाए गए, चाहे वो भिलाई में, बोकारो में, है ना, दोस्तों झारखंड वगैरह में, है ना, बहुत यार मतलब कि रसिया ने स्टार्टिंग से एक अच्छा मित्र का भूमिका निभाया भाई। और इसने इस प्लांट को लगाने में हमें लगभग 1278 करोड़ रुपए की इसने हमारी हेल्प भी करी। बहुत स्टार्टिंग से इसने बहुत हमारी हेल्प करी है। ठीक है, एंड दोस्तों 1978 तक इसके साथ हमारा जो आयात निर्यात का मामला है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है ट्रेड का, वो भी लगभग बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा था। हुआ ये कि जब हमारी कंडीशन ख़राब थी दोस्त, तो हम जैसे कि ट्रेड करने के लिए डॉलर की ज़रूरत पड़ती है, तो रसिया ने बोला, यानी सोवियत संघ ने बोला तेरे पास डॉलर नहीं है ना, है सरकार जो यहाँ पे सरकार थी और इंडिया के सरकार के पास उस समय बहुत संकट था, डॉलर की कमी थी हमारे पास, विदेशी मुद्रा भंडार इतना था नहीं, है ना। तो इसलिए इसने हमारी करेंसी को, इंडियन करेंसी को ही विदेशी व्यापार का आधार बनाकर हमसे व्यापार किया। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया के पास अगर डॉलर नहीं भी है तो डॉलर की ही तरह हम इंडियन रुपीस में अच्छे से सामान ले सकते हैं, वो हमारी इंडियन रुपीस को एक्सेप्ट करेगा एज ए डॉलर। तो इस तरीके से इसने हमारे व्यापार को बूम अप दिया, हमारी पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम में ग्रोथ हुआ और दोस्त हमारी इकोनॉमिक कंडीशन में थोड़ी सुधार आई। 1974 के अंदर दोस्तों डीजल को लेकर, मिट्टी तेल को लेकर और साइंस को लेकर दोस्त इसने हमारी हेल्प करी। थोड़ी यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ 1974 में, तो इसने भी हमारी हेल्प करी इस समय। लेकिन हरिद्वार में इस समय दोस्त जो एंटीबायोटिक का जो फैक्ट्री लगा हुआ है वो रसिया ने ही लगाया, यानी कि यूएसएसआर ने ही लगवाया था। याद रखना, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंटीबायोटिक जो फैक्ट्री लगी पड़ी है हरिद्वार के अंदर, यूएसएसआर ने ही लगवाने में हमारी हेल्प करी थी, यानी कि रसिया ने, जिसको आज हम रसिया कहते हैं। ठीक है, चलिए राजनीतिक संबंध की, पॉलिटिकल रिलेशन की बात करते हैं। सबसे पहले बात करूंगा दोस्त मैं, जम्मू एंड कश्मीर का मामला जब भी यूएनओ के सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल में गया, रसिया ने हमारा हमेशा सपोर्ट किया। जम्मू कश्मीर भारत का भी ना है, था और रहेगा। सबसे अच्छा मित्र कहलाया हमारा, है बहुत अच्छा मित्र, बहुत अच्छा दोस्त कहलाया स्टार्टिंग से ही। एंड दोस्त जब 1965 के अंदर अमेरिका ने जब पाकिस्तान का सपोर्ट किया तो रसिया ने हमारा, यूएसएसआर ने हमारा सपोर्ट किया, पाकिस्तान की हमने ऐसे की तैसे कर दी। 1965 से पहले देख लो ना भाई, गोवा का मामला जब था, गोवा के ऊपर 1947 में इंडिया आज़ाद हो गया था, लेकिन गोवा आज़ाद नहीं हुआ था 1947 में। गोवा तो 1962 में आज़ाद हुआ। गोवा के ऊपर पुर्तगालियों का अधिकार हुआ करता था, तो पुर्तगालियों को भारत से भगाने के लिए 1962 में ऑपरेशन ब्लू स्टार, सुने ना आपने, अब ब्लू स्टार बोलोगे याद करो, पंजाब वाला ऑपरेशन विजय चलाया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन विजय, ये भारत के दो महान दोस्तों ऑपरेशन रहे हैं।
ठीक है। अगर हम बात करें ऑपरेशन विजय की, ऑपरेशन विजय के तहत हमने गोवा को आज़ाद करवाया, पुर्तगालियों को भगा दिया। तो गोवा का मुद्दा चलेगा यूएन काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, उसमें रशिया ने हमारा सपोर्ट किया। नहीं, सही है, गोवा भारत का है और भाग के पुर्तगाली वाले गोवा हमारा हो गया। 65 के अंदर पाकिस्तान के मुद्दे पर इसने हमारा सपोर्ट किया, ठीक है। हमारे साथ इसने डिफेंस में इसने काफ़ी हमारी हेल्प करी है, चाहे वो सेना के सामानों के अंदर हो। 1971 में दोस्त इसने सबसे बड़ी सपोर्ट करी जब पाकिस्तान के साथ हमारा जब वॉर हुआ एंड बांग्लादेश को लेकर अलग कंट्री बनाने की बात आई, तो अमेरिका पाकिस्तान के झोल में जाके बैठ के उसको साथ देने लग गया, हम अकेले पड़ गए थे। दोस्तों करते क्या, सोवियत संघ के साथ हमारी 20 सूत्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत हम 20 चीज़ों को लेकर एग्रीमेंट हुआ इंडिया और यूएसएसआर के बीच। इसको मैत्रिक संधि कह लो या मित्रता की संधि कह लो, है ना। ये फ्रेंडशिप की एग्रीमेंट हुआ थी 1971 के अंदर, जिसके तहत दोस्तों इसने हमें काफ़ी हेल्प करी डिफेंस के मामले में भी, है ना। एंड और हम पाकिस्तान को हरा कर सके और बांग्लादेश नामक एक अलग कंट्री बना सके। इसमें इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी भूमिका रही, क्योंकि पाकिस्तान का साथ अमेरिका ने दिया और रशिया ने हमारा साथ दिया। ये हमारे लिए प्रासंगिक था, रिलेवेंस था, जो हमारे लिए सही था वो हमने किया। इसलिए दोस्त हमारे काफ़ी क्रिटिसाइज भी की गई कि इंडिया तो एक नैम का कंट्री है और नैम के कंट्री होते समय किस तरीके से कंट्री सुपर पावर के हेल्प ले सकता है ना। तो काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया भाई। अब देखो, अमेरिका जब पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है, हमारे सामने कोई रास्ता नहीं है, तो हम तो सोवियत संघ से हेल्प लेंगे ही लेंगे। सोवियत संघ हमारा अच्छा दोस्त रहा है, ठीक है भाई, ठीक है, क्योंकि हमने तो गुड इम्पैक्ट की पॉलिसी अपनाई थी, नो अलाइज मूवमेंट की। इसका मेन मकसद यही था कि हम दोनों ही महाशक्तियों से अपनी हेल्प करवाएंगे। जब पाकिस्तान के झोले में चले गया अमेरिका, तो हम सोवियत संघ से हेल्प ले लेंगे, समझाया। तो हम गुड बेस्ट कंट्री थे। चलिए, सैन्य संबंध और वैज्ञानिक आदान प्रदान, मिलिट्री एंड साइंटिफिक एक्सचेंज क्या क्या हुआ, इसकी बात करते हैं दोस्तों। 1980 के अंदर लगभग 1300 करोड़ रुपए का सम्मान, किसके लिए, सिर्फ मिलिट्री के लिए, यानी कि मिलिट्री के जैकेट, बुलेट, बम, गोले बारूद, बंदूक से लेकर टैंक से लेकर गाड़ियों से लेकर ये सब कुछ इसने हमें भेजना स्टार्ट किया। लगभग 1300 करोड़ रुपए उनका प्राइस हुआ करता था उस टाइम। 1984 के अंदर भी इसने दोस्तों एग्रीमेंट किया और इस एग्रीमेंट के तहत भी इसने डिफेंस के मामलों को भेजना स्टार्ट किया। रशिया ने दोस्तों, यानी कि यूएसएसआर ने उस समय भारतीय महाद्वीप को जोन ऑफ पीस के नाम से पुकारा, यानी कि शांति का महाद्वीप। कौन सा, जोन ऑफ महाद्वीप, यानी कि शांति का क्षेत्र भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो पूरे भारतीय महाद्वीप को, यानी कि भारत बिल्कुल शांति प्रिय देश है और हमारा शांति विश्वास है ना दोस्त। जैसे कि हमारी पॉलिसी थी ना कि हम कभी पहले अटैक नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी, हम पहले कभी या तो एटम बम्स यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अब ये पॉलिसी चेंज हो चुकी है, नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी चेंज है। अब जो भी उंगल करेगा उसका उंगल काट के उसके उंगल में उसके अंदर डाल देंगे। अब नेशनल सिक्योरिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं कर सकते। अब दोस्त फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी हमें थोड़ा एग्रेसिव बनना पड़ेगा। जो भी उंगली उठाएगा या जो भी आँख उठाएगा, आँख उठा के देखेगा, ससुरा का आँख ही फोड़ देंगे। अब हम इस तरीके से हमें बनना पड़ेगा। तो दोस्तों 1985 के अंदर भी दोस्त साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर हमारी एग्रीमेंट हुई रशिया के साथ, यूएसएसआर के साथ। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि 1984 में हमारे जो अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जी, पता है ना आपको, ऊपर गए थे स्पेस के अंदर। और पहली बार दोस्तों जब वो नीचे आए तो इंदिरा गांधी ने उनको बुलाया, राकेश शर्मा जी आइए ज़रा, कैसा लगा था आपको, ऊपर से इंडिया दिखा था? उन्होंने कहा हाँ इंडिया दिखा था ना। तो कैसा लगा था इंडिया? उसने राकेश शर्मा जी ने एक ही बात कही थी, दिल में लग गई थी वो बात। पता लाइन क्या थी? सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सता हमारा। और इस लाइन को देखते हुए दोस्त इंदिरा गांधी ने उस समय जो तालियां बजाई, वो करकराहट जो मच गई थी। क्या दोस्तों, राकेश शर्मा जी उस समय और इंडिया और रसिया दोनों के ही, यानी कि यूएसएसआर के दोनों ही अंतरिक्ष यात्री गए हुए थे। और सफल तरीके से, अच्छे तरीके से जब धरती पर आए वो सुकून सा मिला। अंतरिक्ष को लेकर ये पहली बार ऐसी मुहिम चलाई गई, है ना। और बाकी डिफेंस या स्पेस में, अंतरिक्ष में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये बहुत हमारी हेल्प करता रहा है। ठीक है दोस्तों। 1985 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर काफ़ी साथ हमारी जब एग्रीमेंट हुआ तो इसने हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी में काफ़ी इसने हमारी हेल्प करी। 1981 में दोस्तों सांस्कृतिक, यानी कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में आदान प्रदान को लेकर, इसको लेकर एंड एक्सचेंज इन कल्चरल एंड एकेडमिक फील्ड्स में, तो 1981 में इसके लिए एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें हम शिक्षा को लेकर और सांस्कृतिक यानी कल्चर में हम एक दूसरे कंट्री में एक्सचेंज करेंगे। कल्चर यानी कि अब कोई भी गुड्स यानी कमोडिटीज़ हो हम वहाँ पे एक्सचेंज करेंगे, कोई वस्तु यहाँ पे तो वहाँ भेजेंगे, कोई वस्तु वहाँ तो यहाँ भेजेंगे। इस तरीके से दोनों ही कंट्री के लोग आपस में मिलकर एक साझी सांस्कृतिक करेंगे, अपनी संस्कृति को एक्सचेंज करेंगे। अगर दोस्त मैं बात करूँ भारतीय की ही, तो राजकुमार
सोवियत संघ में बहुत फेमस हुआ करते, इनके फिल्म, इनके गाने बहुत सुने जाते थे, ठीक है, रशियन वर्जन में, है ना, हिंदी में नहीं है, रशियन वर्जन में बहुत सुने जाते थे। बात करते हैं सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत और रूस के संबंध। जब सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन हो गया तो रसिया का इंडिया के साथ रिलेशन कैसे बन पाया। अभी तक हम बात कर रहे थे सोवियत संघ के विघटन की पहले के रिलेशन, इसने हमें इतनी सारी हेल्प करी थी डिफेंस के मामले में। लेकिन जब हम डिसइंटीग्रेशन की बात करें तो अब दोस्तों रसिया के राष्ट्रपति बन चुके हैं मिखाइल गोर्बाचोव, तो हट गए हैं, अब हैं बोरिस येल्सिन। 1991 में ही दोस्ती बन गए थे, 1992 का टाइम जो आया तो इतना यही चल रहा है। 1993 वहाँ पे स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर करना पड़ा, रसिया में हालत ख़राब हो चुकी थी। खैर दोस्तों, जब हम बात करते हैं भारत और रसिया के संबंध में तो रक्षा करेगा हमेशा, ये कह रखा था इन्होंने, क्योंकि 1947 से लेकर 1991 तक जब भी जरूरत पड़ी, चाहे डिफेंस को लेकर, है ना, तो इसने रसिया ने हमारी हमेशा हेल्प करी है। तो जो भी अब नया राष्ट्रपति आया तो संकट ये थी कि हेल्प करेंगे नहीं करेंगे, तो बोरिस येल्सिन ने भी ये कह दिया कि नहीं, जो भारत के साथ हमारे रिलेशन थे हम वही बरकरार रखेंगे और रक्षा मामलों में, डिफेंस मामले में जो हथियार वगैरह वेपन्स हम देते थे वो हम देते रहेंगे। जिसको लेकर दोस्तों 1994 में नो एग्रीमेंट पे सिग्नेचर किए गए, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी और क्या था दोस्त, स्पेस के अंतरिक्ष में जाने के लिए जो भी साजो सामान होता है स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर हमारी हेल्प करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर एंड डिफेंस में, जिसमें दोस्तों डिफेंस की जब हम बात करें तो सुकोई 30 रसिया ने भाई हमें दिया इस समय, एंड जितने भी चाहे वेपन्स की बात हो तो ये सभी दोस्तों वेपन्स हमें रसिया प्रोवाइड करता है, जिसमें सबसे बड़ी बात है सुकोई 30 की। सुकोई 30 विमान एंड दुश्मन को ऊपर से बाजार देगा, लपेट देगा। सुकोई 30 रसिया नहीं हमें दिया दोस्तों। मिग 20 देख लो, है अभिनंदन याद है ना, पाकिस्तान में हो जाता, मिग 20 में बैठ के होता था भाई, ठीक है। चलिए एंड बात करते हैं सामरिक सहयोग फैसला। सामरिक सहयोग का मतलब क्या है, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन डिसीजन की बात जब आती है तो दोनों कंट्री की नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है। क्यों दोस्तों, कंडीशन है 2001 की। 2001 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी गए हुए थे रसिया। अब रसिया जब गए तो भाई बात आई थी, अब क्या किस पे बात की जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर भारत भी आतंकवाद का सामना कर रहा था, एंड चचन्या के दागिस्तान के अंदर या चचन्या के अंदर रसिया भी वही सामना कर रहा था, आतंकवाद का सामना। तो दोनों की प्रॉब्लम सेम थी आतंकवाद को लेकर। तो आतंकवाद को लेकर एग्रीमेंट की गई, संधि की गई रसिया और भारत के बीच में 2001 के अंदर, जिसमें यह कहा गया कि हमारी समस्याएं एक ही है, आतंकवाद को ख़त्म करना, जिसके लिए हम मिलकर आपस में कमांडो बनाएंगे और इन आतंकवादियों को ख़त्म करेंगे। एंड दोस्तों 2006 के अंदर स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर भी समझौता हुआ, एग्रीमेंट हुआ, जिसमें स्पेस के लिए जो भी टेक्नोलॉजी है वो इंडिया को रसिया प्रोवाइड करेगा। इसमें ये संधि हुई और काफ़ी स्पेस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड भी करी है रसिया में, ठीक है दोस्तों। तो आतंकवाद के खिलाफ ये समझौता हुआ, किसके, एग्रीमेंट्स अगेंस्ट टेररिज्म, ठीक है। रूस के साथ मित्रता और सामरिक भागीदारी जारी रही। फ्रेंडशिप एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद रसिया कंटिन्यू, यानी कि जैसे सोवियत संघ का विघटन हुआ तो हमारे रिलेशन कंटिन्यू चलते रहे, क्योंकि दोस्तों 2008 का जो ईयर है उसको ईयर ऑफ रसिया डिक्लेयर किया गया, यानी कि रूस का वर्ष डिक्लेयर किया गया। एंड जो 2009 का ईयर था उसको ईयर ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया रसिया ने, एंड 2008 को इंडिया ने डिक्लेयर किया ईयर ऑफ रसिया, ताकि इस ईयर में हम सिर्फ रसिया के साथ अच्छे रिलेशन बना सके, अपने यादगार कर सके जो अब तक रसिया ने हमारी हेल्प करी है। एंड 2009 को ईयर ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया, रसिया ने डिक्लेयर किया ये, ताकि इंडिया भी हमारा एक अच्छा दोस्त रहा है रसिया का, तो हम इसको ईयर ऑफ इंडिया के नाम से इस पूरी ईयर को जानेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति जो दिमित्री मेदवेदेव, नाम याद रखना, ठीक है, दिमित्री मेदवेदेव, ठीक है, ये दोस्तों अगर राष्ट्रपति थे, ये भारत की यात्रा पे आए थे सन 2000 के अंदर। तो दोस्त जब ये 2000 की यात्रा में आए तो उस समय 2010 में जब आए थे ये, तो मनमोहन सिंह और ये दिमित्री हैं, इन दोनों के बीच में 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान बनाने के लिए एग्रीमेंट हुआ था कि 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान बनाएंगे हम। 2012 के दिसंबर की बात करते हैं अब हम। 2012 के दिसंबर में कौन, व्लादिमीर पुतिन भारत में आते हैं। जब ये भारत में आए तो भाई फिर से वही
एग्रीमेंट हुई किसको लेकर, सुखोई 30 को लेकर। भाई सुखोई 30 विमान हम देंगे, एंड B-5 जो दोस्तों हेलीकॉप्टर है ये हमें रसिया ही प्रोवाइड किया। एंड FDI को लेकर भी एग्रीमेंट हुई कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देंगे हम, यानी कि रसिया भारत के अंदर इन्वेस्ट करेगा, इंडस्ट्री खोलेगा, जिससे कि भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और भारत के लोग सरकार को टैक्स मिलेगा, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है दोस्तों, ये हमारी कंडीशन इस समय थी। अब बात करते हैं दिसंबर 2014 और 15 में भारत और रूस के साथ जो समझौते हुए हैं। दोस्त हुआ ये कि 2014 के अंदर ब्रिक्स देशों की सम्मेलन थी ब्राज़ील के अंदर। कहाँ पे, ब्राज़ील के अंदर। अब ये ब्रिक्स क्या है दोस्तों, ब्रिक्स 5 देशों का ग्रुप है, जिसमें ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। तो ये ब्राज़ील जो बी है ब्राज़ील, यहाँ पे इस सम्मेलन को मतलब कि ऑर्गेनाइज़ किया गया। और ब्राज़ील में ही दोस्त भारत की तरफ से मोदी जी भी गए हुए थे। तो जब मोदी जी वहाँ पे गए तो उस समय रसिया की तरफ से व्लादिमीर पुतिन आए हुए थे। तो दोनों की मुलाकात इस समय जब यहाँ पे हुई, तो यहाँ पे जब मुलाकात हुई तो कुछ चीज़ों को लेकर यहाँ पे भी एग्रीमेंट हुई रसिया और इंडिया के बीच में। और एग्रीमेंट दोस्तों जो था वो सबसे पहले थी जम्मू एंड कश्मीर का जो मामला है, इस मामलों को लेकर एग्रीमेंट हुई कि इस मामलों को हमेशा सपोर्ट करेगा रसिया, और जब भी दोस्तों ये मुद्दा उठेगा, ठीक है, तो दोस्त हमारी हमेशा हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए, लेकिन जो हमारा अब जो पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि इस समय जो बात हुई थी दोस्त कि ये जो तेल की है ना सिस्टम, क्योंकि रसिया में तेल का भंडार है, रसिया हमें तेल देगा। इस ब्रिक्स सम्मेलन में जब मोदी जी की मुलाकात हुई व्लादिमीर पुतिन की, उस समय रसिया ने कहा, एंड सिस्टम हम कुछ ऐसा सिस्टम खोजेंगे जिससे कि डायरेक्ट ही रसिया से इंडिया तक गैस पाइपलाइन बिछाई जा सके। ये सिस्टम आज भी जारी है, खोज जारी है। अगर रसिया से डायरेक्टली भारत में गैस पाइपलाइन बिछा दी जाती है दोस्तों, जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा आता है वो बच जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं व्हाट बेनिफिट्स डिड द रिलेशनशिप विद रसिया हैव विद इंडिया, यानी कि भारत के रिलेशन रसिया के साथ हैं तो भारत को इससे क्या फ़ायदा है, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहला फ़ायदा यह है कि जब भी जम्मू कश्मीर का मामला उठता है यूएनओ के अंदर, तो आपको पता है कि सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो परमानेंट मेंबर है, इंडिया तो है नहीं उसके अंदर परमानेंट मेंबर में, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, चाइना है। तो रसिया हमेशा से सपोर्ट करता है कि जब भी कोई भी फैसला होगा तो पाँचों की एग्रीमेंट, पाँचों की सहमति पे होगा। रसिया सहमति नहीं होता कि नहीं जम्मू कश्मीर को अलग करो, तो रसिया सहमति होता नहीं है। जम्मू कश्मीर तो भारत का अभिन्न अंग है भाई, है उसका एक पार्ट है, उसकी आत्मा है, हमारी मुखट है, हमारी ये सर है, हमारा थोड़ी कोई गर्दन काट देगा, है। चलिए, तो जम्मू कश्मीर के मामले पे हमेशा हमें सपोर्ट करता है, इसलिए हम रसिया के साथ अपने संबंध बना के रखते हैं। दूसरी बात दोस्तों ये है कि रसिया के साथ संबंध रखने से हमें न्यूक्लियर एनर्जी मिलता है ना। बेशक दोस्तों हम न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के अंदर तो नहीं, एनर्जी में तो हम शामिल नहीं हैं, क्योंकि भाई चाइना शामिल होने देता नहीं, ज्वाइन करने देता नहीं है। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे दोस्तों, हमें न्यूक्लियर एनर्जी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि कहते हैं ऐसे कि भाई नहीं शामिल होगा इंडिया, क्योंकि NPT पे सिग्नेचर नहीं किया इंडिया ने। भाई हमने नहीं किया, फ्रांस ने किया है, फ्रांस में तो जो मेंबर है एनर्जी का, क्या मैटर है यार, है मतलब कि IR के अंदर पता क्या होता है कि जिसका जहाँ से फ़ायदा उसको उतना निचोड़ेंगे और उसको अपना दोस्त बना लेंगे, यही होता है दोस्तों। तो हमारा जो अच्छा रिलेशन है रसिया के साथ, इसका एक बेनिफिट ये है कि हमें न्यूक्लियर एनर्जी, ऊर्जा जो हमें मिलती है, यानी कि चाहे एनर्जी षड्यंत्र के लिए, यानी कि बिजली की उत्पादन करने के लिए हमें रसिया से मिल जाती है। सेकंड बात, थर्ड बात दोस्तों ये है कि टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए दोस्त ये जो हमेशा से बात चलती रही है उसमें रसिया ने सपोर्ट किया है। क्यों? क्योंकि रसिया भी चेचन्या के अंदर आतंकवाद का सामना कर रहा है, और हम भी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कुछ ऐसे इलाकों में जो चल रहा है आतंकवादी उग्रवादियों का दोस्तों दस्ते, उसको ख़त्म करने के लिए भी हम भी संघर्ष कर रहे हैं। तो इसमें रसिया और इंडिया मिलकर इन आतंकवादियों को ख़त्म करने की बात करते रहते हैं, ठीक है। और हमेशा रसिया ने हमारे सपोर्ट भी किया है। नेक्स्ट जो दोस्तों बात ये है ना, अभी दोस्तों ये कौन सा पॉइंट बताया मैंने आपको, तीसरा पॉइंट बताया। अब बात करो चौथा जो हमें फ़ायदा है, देखो जब भी इंडिया को क्योंकि देखो हमारे जो ट्रेड एग्रीमेंट होता है या ट्रेड होता है वो दुनिया के सभी कंट्रियों से ऑलमोस्ट होता ही होता है, जिसमें दोस्तों जैसे कि मान लो कि इंडिया के जो ट्रेड है वो तुर्कमेनिस्तान से भी है, कजाकिस्तान से भी है। तो इंडिया को अगर तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान जाना है तो इंडिया को अफ़गानिस्तान से होते हुए जाना पड़ेगा। और अफ़गानिस्तान कभी मना भी कर दे या कभी कोई दिक्कत भी आ जाए या बहुत लंबा रास्ता भी पड़ जाए, तो हम ऊपर रसिया के सहारे भी इस कंट्री में जा सकते हैं, यानी कि तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में जा सकते हैं। इसलिए इंडिया अगर तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान से अपना ट्रेड करना चाहता है तो वो रसिया के रास्ते भी भेज देता है। तो ये हमारी बेनिफिट है जिसमें रसिया हमारा साथ देता है, ठीक है।
नेक्स्ट दोस्तों आपको पता है बाकी डिफेंस है, सुकोई 30 का मामला हो, चाहे मिग 20 का मामला, मिग 16 का मामला हो, है ना। एंड ऐसा वेपन सुकोई 30 देख लो भाई कितना भयंकर है ना, या मिग 20 देख लो। तो ये सभी जो वेपन्स हथियार, टैंक से लेकर वेपन से लेकर बंदूक से लेकर मिलिट्री के साजो सामान तक, ऊर्जे पुर्जे तक भाई रसिया तक हमारी हेल्प करता है इसके अंदर। तो भाई ये हमारे लिए बहुत बेनिफिट है रसिया के साथ रिलेशन करना। अब हम बात करते हैं रसिया को क्या बेनिफिट मिलता है हमारे साथ, यानी कि इंडिया के साथ रिलेशन रखने में। सबसे पहला जो बेनिफिट है वो देखो यार, हम अरबों डॉलर का है, अरबों खरबों रुपए का जो हम सामान खरीदते हैं मिलिट्री का, चाहे सुकोई 30 खरीदते हैं, चाहे हम मिलिट्री का सामान खरीदते हैं, है ना, जो भी डिफेंस के लिए खरीदते हैं हम, तो हम रसिया से खरीदते हैं। तो रसिया को फ़ायदा ये होता है कि हमें अपना सामान मिल जाता है सिक्योरिटी के लिए, और रसिया को इससे पैसा मिल जाता है। तो रसिया को ये फ़ायदा हुआ कि इसको अरबों खरबों रुपये मिल जाते हैं, है ना, अरबों खरबों डॉलर का उसको फ़ायदा हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों ये है कि हम गैस या दोस्तों हम ऑयल जो है हम जो रसिया से मंगवाते हैं तो इसको इसका फ़ायदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑयल वगैरह दोस्तों आपको पता है कि इंडिया में बेशक ईरान से आता है, लेकिन रसिया से भी मंगवाते हैं, ठीक, इंपोर्ट करते हैं, तो उसको इसका भी फ़ायदा हो जाता है ना, उसको भी उसका भी पैसा मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों बात यह है कि इस समय अगर हम बात करें, इस समय की दोस्तों बात करें, एंड यस अब देखो भाई यहाँ पे क्या है कि चाइना का प्रभाव साउथ एशिया में, साउथ एशिया के अंदर, दक्षिणी एशिया के अंदर चाइना का प्रभाव ना बढ़े, चीन ज़्यादा मतलब कि शक्तिशाली ना हो, इसलिए भी रसिया इंडिया की हेल्प करता है ताकि चाइना को दबदबे में रखे भाई अपना, है ना। चाइना अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो दुनिया के लिए खतरनाक हो जाएगा। फायदर ऑफ कोरोना चाइना बड़ा खतरनाक हो चुका है, इसलिए दोस्त चाइना को दबाने के लिए, चाइना को प्रेशर रखने के लिए रसिया इंडिया की हेल्प करता है, ताकि जब भी कोई खतरा हो तो इंडिया तो खड़ा होगा रसिया के लिए भाई, है ना। चलिए भाई नेक्स्ट हम बात करते हैं केंद्रीय एशिया के गणराज्यों के साथ भारत के संबंध, यानी कि इंडिया से रिलेशंस विद द रिपब्लिक्स ऑफ सेंट्रल एशिया। देखो इंडिया के संबंध सेंट्रल एशिया से काफ़ी बेहतर हैं, थे और रहे हैं, क्योंकि दोस्त हमारे संबंध हम सभी कंट्री से बेहतर चाहते हैं, क्योंकि सेंट्रल एशिया के देशों के पास कोयले का भंडार है, कोयले का भंडार है भाई, गैस है, गैस का भंडार, नेचुरल गैसेस बहुत ज़्यादा है, एंड तेल भाई, हम जो तेल आता है हम यहीं से लाते हैं भाई, इराक ईरान। हम क्यों दुश्मनी करेंगे भाई, हमारे काफ़ी सारे लोग यहाँ पे जाके काम करते हैं, चाहे सऊदी अरब, दुबई हो गया, बहुत सारे हमारे लोग यहाँ पे जाके लगभग सालों सालों यहाँ पे लोग जाते हैं काम करने के, तो यहाँ पे रोज़गार भी मिलता है। अब लोग यहाँ से कमाते तो इंडिया में ही भेजते हैं, एंड दोस्तों कोयला एंड या तेल मिलता है हमें यहाँ से, एंड यहाँ से गैस मिलता है, तो यही है। अब भाई इनके पास तेल है तो पूछना पड़ेगा भाई, और जिस दिन इनका तेल खत्म साला उस दिन खेल है, देखो ना भाई, अब इनके पास तेल है तो इनका पूछेंगे, और जिस दिन इनके पास तेल खत्म इन सालों का खेल खत्म, क्या करें। लेकिन तेल तो भाई है तो पूछना पड़ेगा। 2011 के अंदर अप्रैल महीने में क्या हुआ, कजाकिस्तान की यात्रा पर गए थे मनमोहन सिंह जी, जहाँ से भी एग्रीमेंट की गई और कजाकिस्तान से भी हमें तेल वगैरह की मिलने की बात हुई। एंड दोस्त उसके बाद तुर्कमेनिस्तान में क्या हुआ, गैस पाइप लगाने की बात की गई, जो कि इंडिया की गैस पाइप में और तेल में भी हमारी हेल्प करेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से सेंट्रल एशिया के देशों के साथ हमारे रिलेशंस काफ़ी बेहतर हैं और हम बिगाड़ना भी नहीं चाहते। अभी इजराइल का मुद्दा देख लो दोस्तों, इजराइल के मुद्दे और पैलेस्टीन का जब मुद्दा हुआ तो हम बेशक कुछ भी कह लो, लेकिन जो स्टेटमेंट आया वो ये आया यूएन के अंदर भी कि इंडिया टोटली पैलेस्टीन के साथ है। क्यों? क्योंकि भाई अगर हम देखें तो जो इस्लामिक संगठन है भाई, जिसमें 57 कंट्री है, 57 का, यानी कि इजराइल को खुश करने के लिए, हम इजराइल को खुश करने के लिए 57 को नाराज़ नहीं कर सकते, इसलिए आईआर के अंदर फ़ायदा देख के रिलेशन बनाया जाता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि इजराइल को हमने बिल्कुल दरकिनार कर दिया, बिल्कुल भी नहीं। तो देखो जब इसने थैंक यू कहने के लिए नेतन्याहू ने जब ट्वीट किया तो उसमें इंडिया का फ्लैग कहीं भी नहीं था। तो एक से एक सोची समझी एक रणनीति होती है जिससे कि इंटरनेशनल रिलेशन में कोई इम्पैक्ट ना पड़े। खैर दोस्तों, हम पैलेस्टीन का साथ हमने वहाँ पे इसलिए दिया क्या, ताकि जो सेंट्रल एशिया कंट्री या दोस्तों जो भी यहाँ पे तेल वाले कंट्री है इनके साथ रिलेशन हमारे बिगड़े भी ना, है ना। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सोवियत यूनियंस इम्पैक्ट ऑन इंडिया एंड अदर डेवलपिंग नेशंस। यानी कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो विघटन के बाद भारत और भी विकासशील देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज है, उन पर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा जब सोवियत संघ बिखर गया, टूट गया। तो सबसे पहले दोस्त कम्युनिस्ट पार्टी की जो विचारधारा थी, जहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी थी उसको काफ़ी धक्का लगा, कम्युनिस्ट विचारधारा को, कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को काफ़ी धक्का लगा, और
आम दोस्तों ये पहला हो गया, धक्का लगना कम्युनिस्ट विचारधारा को। दूसरे दोस्तों, जो भी किसान हैं, मजदूर हैं, जो इनकी आशा थी, सपना थी भाई नहीं कम से कम कम्युनिस्ट नाम की एक विचारधारा जो है वो कम से कम भाई वो तो बात करती है किसानों मजदूरों की, अब भाई वो भी नहीं रही। तो किसानों और मजदूरों को भी जो एक सपना था, उनका एक आशा था, वो उस पर भी पानी फिर गया, है ना। अब इनकी भी कोई बात करने वाला नहीं रहा। अब इनको ये लगने लग गया ये इसका इम्पैक्ट पड़ा ये, है ना, ये हुआ। एंड दोस्तों पूरे वर्ल्ड के तीसरा जो इम्पैक्ट पड़ा ये कि पूरे वर्ल्ड में जो बाइपोलर सिस्टम था कि एक तरफ अमेरिका, एक तरफ सोवियत यूनियन, अब सोवियत यूनियन खत्म हो गया तो सिर्फ अमेरिका सुपर पावर बचा। इसलिए अब पूरी दुनिया में एक ही सुपर पावर बचा जिसका दुनिया के तमाम जो देश है उन पर भी प्रेशर रहता है, और जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे WTO हो गया, है ना, अब कोई भी फैसला लेना तो अमेरिका को उस पर प्रेशर ज़्यादा रहता है, अमेरिका तो दबा होता है उसके ऊपर। आप देखो भाई कि ट्रेड के लिए चाहे टैरिफ का मामला हो, दुनिया का कोई भी ऐसा मामला होता है तो अमेरिका दबदबा उसमें होता है। अब ट्रेड की पॉलिसी को अमेरिका डिसाइड करता है, लेकिन WTO का चेहरा दिखाता है, यही तो होता है भाई, ठीक है। एंड दोस्तों बात करते हैं हम IMF हो गया या वर्ल्ड बैंक हो गया, इन दोनों संगठनों के द्वारा जो विकासशील देशों को संकट के समय जो पैसे दिए जाते थे, मुआवजे दिए जाते थे, या ऐसे भी जो पैसे या कंपनसेशन दिए जाते थे, उसमें भारी कटौती कर दी गई। क्यों? क्योंकि अमेरिका चाहता है अब जो वही होगा, समझे। तो ये सभी बड़े बड़े इम्पैक्ट पड़े। अब हम बात करते हैं बहुद्रव्य विश्व व्यवस्था, मल्टीपोलर सिस्टम। देखो मल्टीपोलर सिस्टम का मतलब क्या होता है, इस सिस्टम के तहत अब कोई ना 2 सुपर पावर है, ना ही अब कोई एक सिंगल पावर है, अब और बहुत ज़्यादा सुपर पावर हो गए। जैसे कि अगर इंडिया, रसिया और चाइना अगर ये आपस में मिल जाए, लेकिन ये होगा तो नहीं भाई, चाइना कभी इंडिया के साथ नहीं मिलेगा, धोखेबाज है। लेकिन जब ये तीनों मिल जाए तो दुनिया के किसी की हिम्मत नहीं है कि दूसरे इन तीनों को हरा दे, सुपर पावर बन जाएंगे, बड़ी तगड़ी पावर बन जाएंगे। फिर भी खैर हम बात करें तो मल्टी पावर या मल्टीपोलर सिस्टम का मतलब क्या होता है, बहुध्रुवीयता का मतलब क्या होता है। तो बहुध्रुवीयता का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को प्रभावित करने वाले कई ताकतों का होना, जिससे विश्व राजनीति पर किसी एक वर्चस्व का कायम, यानी कि एक वर्चस्व या किसी एक देश का वर्चस्व कायम ना हो सके। इसका मतलब यह है, यानी कि मल्टीपोलर सिस्टम या बहुध्रुवीयता का मतलब होता है कि पूरी दुनिया में एक कोई सुपर पावर ना हो, बल्कि और तमाम सुपर पावर्स हो, है ना, 2 से ज़्यादा सुपर पावर्स हो। अब ऐसा नहीं है कि पहले क्या होता था, जब C2 चल रहा था, कोल्ड वॉर, कि जब भी कोई संकट हो जाए तो NATO आ जाएगा, कुछ भी हो जाए वार्सा पैक्ट आ जाएगा, C2 आ जाएगा, सेंटो आ जाएगा। नहीं, अब अगर एक कंट्री पे अटैक हुआ तो इस कंट्री को बचाने के लिए दुनिया के सभी तमाम कंट्री आ जाएंगे, सभी कंट्री आ जाएंगे भाई, समझे। अगर इसकी कोई गलती नहीं है और मेरे फालतू में इसको ठोक दिया गया है तो, समझे दोस्त। चलिए, तो यहाँ पे मैं मीनिंग देखो दोनों बताता हूँ, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। द मीनिंग ऑफ मल्टीपोलरिटी क्या होता है, हैविंग मैनी फेस क्या होता है, मैनी फोर्सेस इन्फ्लुएंसिंग क्या इंटरनेशनल डेवलपमेंट, सो डेट वर्ल्ड पॉलिटिक्स कैन नॉट बी क्या डोमिनेटेड बाय वन कंट्री। यानी कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स जब वन कंट्री के द्वारा डोमिनेटेड नहीं होती है, काफ़ी सारे कंट्री के साथ मतलब कोई दबदबा होता है, अब किसी एक का नहीं, तो उसको कहते हैं बहुध्रुवीयता। और ऐसा हो भी रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि दोस्तों आज इंडिया सुपर पावर, जर्मनी, जापान को देख लो भाई, रसिया भी है, चाइना को देख लो भाई, आसियान हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गई, ये सब के सब सुपर पावर बन चुके हैं धीरे धीरे करके, है ना। तो अमेरिका को काफ़ी चुनौती मिल रही है इससे। चलिए तो बात करते हैं पहले, अब हुआ क्या है दोस्तों, सामूहिक सुरक्षा की बात, है ना। अब क्या है कि पूरी दुनिया के अंदर सामूहिक सुरक्षा की बात आ गई। अब एक कंट्री पर अटैक होता है तो उस कंट्री के फेवर में दुनिया के तमाम कंट्री आ जाएंगे। सामूहिक सुरक्षा, कोलेक्टिव सिक्योरिटी की बात आ गई। अब एक कंट्री को बचाने के लिए पहले क्या होता था कि NATO आ जाता था, अब नहीं, अब दोस्तों UNO आएगा। UNO दुनिया के लगभग 193 जो कंट्री ज्वाइन हुए पड़े, वो UNO एक तरह से पूरा वर्ल्ड है ना। तो इस तरीके से अब UNO आएगा, ना कि अब NATO वाटो आना स्टार्ट होंगे, नहीं, मल्टीपोलर सिस्टम है। क्षेत्रीय ताकतों और क्षेत्रीय संगठनों को ज़्यादा मान्यता मिलनी स्टार्ट हो। दोस्तों जो भी रीजनल फोर्सेस हुआ करते थे, जैसे कि यूरोपियन यूनियन हो गया या आसियान हो गया या दक्षेश हुआ, अब इनको महत्व देना लोगों ने स्टार्ट करते, कंट्रियों ने स्टार्ट कर दिया। बातचीत और शांति वार्ता द्वारा संघर्षों का समाधान होना स्टार्ट हुआ। रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू डायलॉग एंड पीस टॉक्स, यानी कि अब पीसनेस के साथ शांतिपूर्वक बातों को मनाने और समझा बुझाकर मुद्दे को शांत करने की बात की गई, क्योंकि मल्टीपोलर सिस्टम है। आपको एक सुपर पावर इस तरीके से नहीं, आप कहते हैं अमेरिका है, लेकिन अमेरिका की भी दादागिरी ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती भाई। दुनिया के तमाम कंट्री के पास एटम बम है, एक को फोड़ेगा ना है तो फेफड़ा बाहर आ जाएगा, अब वो फोड़ेगा तो धरती उड़ा देगा भाई, क्योंकि एटम बम से भाई अब कोई भी हमला अटैक करने में डरता है। अगर वो अटैक करेगा तो सामने वाला के पास भी इतनी ताकत बच जाएगी कि वो भी वापस उल्टा अटैक, बैक अटैक कर देगा।
तबाह दुनिया तबाह, इसको अपरोध की कंडीशन कहते हैं। यही अपरोध क्या करता है, युद्ध होने नहीं देता है, तो लोगों को डर रहता है भाई। ये हो गया है स्वतंत्र विदेश नीति दोस्त। अब देशों ने अपनाना स्टार्ट कर दिया है इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। अब देशों को लगता है कि अब हम स्वतंत्र पॉलिसी अपनाएंगे, कोई सुपर पावर नहीं है, कोई किसी का दबाव नहीं है, अब हम अपने देशों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे। संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद को शक्ति संपन्न बनाया जाए, यानी कि यूनाइटेड नेशंस एंड सिक्योरिटी काउंसिल है भी क्या स्टैंडर्ड, यानी कि दोस्त उनको शक्तिशाली बनाए। जैसे जो भी यूएनओ कानून या नियम इंप्लीमेंट करे उसको सभी देश माने, और सिक्योरिटी काउंसिल को काफ़ी डेमोक्रेटिक बनाने की जरूरत है, जहाँ पे अभी 5 कंट्री अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, चाइना दोस्तों, जो जिस तरीके से इनका दबदबा है दुनिया के तमाम फैसलों के ऊपर, इसको डेमोक्रेटिक बनाने के लिए इंडिया को भी, जर्मनी, जापान जैसे कुछ ऐसा कंट्री हैं, ब्राज़ील, यानी कि जिनको दबदबा है अभी, उनको भी इसमें मेंबरशिप मिलनी चाहिए परमानेंट, या तो वीटो पावर ख़त्म कर दो, ना ये समस्या रहेगी, ना ये ताकत रहेगी, ना ये पावर रहेगी, ना ये समस्या रहेगी। खैर दोस्तों, ये सारी बात आज के इस क्लास में खत्म हो जाती है। अब मैं आपको खुशी के साथ बताना चाहता हूँ, पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर कोल्ड वॉर भी खत्म है, और क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर भी हमारा आज ये खत्म हो चुका है। मैंने सेकंड चैप्टर को 2 पार्ट्स में ख़त्म कर दिया, लेकिन जो फर्स्ट चैप्टर है लगभग उसको 7 से 8 पार्ट में मैंने बनाया। क्यों? ताकि इसलिए आपको जो भी टॉपिक है वो क्लियरिटी के साथ समझ में आए और शॉर्ट टाइम में समझ में आए। अगर एक ही बार सब समझाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन अब आप ऐसे हो चुके हो, अगर मैं आपने मेरी पहली वीडियो दे रखी है आपको सब समझ में आ जाएगा। एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, और दोस्तों ये मेहनत आपको पसीने से दिख रहा होगा। अगर ये मैं टी-शर्ट अभी उतार के यूँ करूँगा ना तो पूरी बाल्टी भर जाएगी। प्लीज़ प्लीज़ एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें, जहाँ तक हो सके इस वीडियो को शेयर करें। कैसे लगी आपको ये वीडियो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले भाई, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो इस वीडियो का दोस्तों हमने शॉक थेरेपी समझा, शॉक थेरेपी के आउटकम समझ लिया हमने आज, एंड रिलेशंस को भी देखा हमने, इम्पैक्ट को भी देखा, बेनिफिट्स भी देखा, यानी कि जो हो सकता है हमने सब कुछ खत्म कर दिया इस चैप्टर में। तो दोस्त जो सेकंड चैप्टर था हमारा सोल्यूशन का विघटन, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों पार्ट्स में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। 3rd ईयर के बच्चे भी इसको अच्छे से समझना, ठीक है। बाकी कॉम्पिटिशन एग्जाम में तो बहुत हेल्पफुल है आपको ये वीडियो। कैसे लगी ये वीडियो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, लाइक करना। ऐसी वीडियोस और देने वाला धमाकेदार वीडियो आएगी, पूरे सीधे खोपड़े में डालूंगा, अपने बच्चों तक को पढ़ाओगे, साथ के बाद भूलोगे नहीं, बाइक का सपोर्ट करते रहना। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना प्यार बनाए रखना, इस वीडियो को सब जगह शेयर करना भाई, बंदगी के समय आपको। चलिए, जय हिंद, जय भारत।